नमस्कार दोस्तों। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रोमांटिक एज के सेकंड जनरेशन के सेकंड पोएट। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में बात किया था रोमांटिक एज के सेकंड जनरेशन का जो फर्स्ट पोएट थे, जिनका नाम था, हमने आपको भी बताया था, निश्चित तौर पर आपको याद होगा। और ठीक है दोस्तों, और आज हम बात करने वाले थे, चलिए वो नाम कौन थे? लॉर्ड बायरन। अभी मैं बात करने वाला हूँ एक और फेमस इंग्लिश पोएट है जिनका नाम है पर्सी बाइस शेले, जिनको हम लोग सिंपली कहते हैं पीबी शैले। तो पीबी शैले एक इंग्लिश पोएट हैं और इन्होंने रोमांटिक एज में इनका भी एक बहुत अहम योगदान है। तो आइए इनको हम लोग डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीबी शैले को हम लोग देख रहे हैं, जो कि एक इंग्लिश पोएट है और जिनका जन्म हुआ फील्ड प्लेस नियर हॉर्सहैम इंग्लैंड। क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में ही हम लोगों ने देखा है रोमांटिक एज, तो हर जगह जितने भी पोएट्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे रोमांटिक एज के तहत सबका जन्म इंग्लैंड में ही प्रोबेबली नहीं, क्लियर ही है। और एक इनका वर्क है जस्ट्रोलॉजी इनका वर्क है, और हिज फर्स्ट पब्लिश्ड गॉथिक नॉवेल, जो कि एक नॉवेल है, एक तरह का टाइप का गॉथिक नॉवेल। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद हम लोग याद करेंगे क्वीन मैप को देखेंगे दोस्तों, जो कि इनकी फर्स्ट मेजर पोएट्री है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वीन मैप पीबी शैले का फर्स्ट मेजर पोएम है, जो कि इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। लियोन एंड सिंथना अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, एक बड़ी पोएम है। और आगे चलकर के इस पोएम को इंटाइटल किया गया है, एडिटेड किया गया है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम से। तो आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे, व्हिच पोएम इज एडिटेड एज द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। तो आपको लियोन एंड सिंथना याद रखना है, या द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम का जो रियल नेम था एडिटेड के पहले, तो उसका क्या नाम था? लियोन एंड सिंथना। तो ये चीजें हमको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगी। और हम लोग बातें करेंगे लेटर में। तो जो सबसे फेमस है इनका, तो इनकी एक दोस्त है और इसी एज के, रोमांटिक एज के ही, जिनका नाम है जॉन कीट्स। और जॉन कीट्स एक्चुअली बहुत कम उम्र में, ऐसे तो सेकंड जनरेशन वाले जितने भी पोएट्स हैं आप देख रहे हैं, 92 में इनका जन्म हुआ और 1822 में, मुश्किल से कितने 30 इयर्स। लेकिन इनसे भी कम उम्र में इनके एक साथी जॉन कीट्स की देहांत हुई थी, कीट्स साहब। और कीट्स पर इन्होंने इलिजी लिखा है जिसका नाम है एडोनियास। और एडोनियास ये 1795 में जन्म हुए और 1821 में, मात्र 25 साल की उम्र में देखा जाए तो जॉन कीट्स ने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। कहा जाता है कि यदि शेक्सपियर जितना जिंदे रहते तो निश्चित तौर पर शेक्सपियर से भी जॉन कीट्स आगे जाते। ये भी काफी फेमस इंग्लिश लेट रोमांटिक एज के जाने वाले पोएट है। हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों अगले वाले वीडियो में जॉन कीट्स को ही। तो एडोनियास इनकी पास्टोरल इलिजी को मैंने बहुत बार डिस्कस किया था कि इलिजी क्या होता है दोस्तों। तो इलिजी एक ऐसी मॉर्फन पोएट्री होती है जब आपके जो रिलेटिव्स को या आपके लव्ड वन, कोई फेमस व्यक्ति को आप लॉस कर देते हैं, उनको लूज कर देते हैं, तो उनकी मेमोरी में जो हम लोग कविता लिखते हैं दैट इज कॉल्ड इलिजी। और यदि पास्टोरल वर्ड लगा हुआ है तो पास्टोरल का मतलब होता है कि इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जनरली शेफर्ड होता है। ठीक है ना? शेफर्ड, द पर्सन हु रेजेस शीप, तो दैट इज कॉल्ड पास्टोरल इलिजी। और जॉन कीट्स पर है, कहता है कि शैले ने इनकी एक वर्क थी ए डिफेंस ऑफ पोएट्री। ठीक है? और ए डिफेंस ऑफ पोएट्री को इन्होंने, एक हमारे पास पोएट है थॉमस लव पीकॉक। थॉमस लव पीकॉक की एक वर्क थी द फोर एज्स ऑफ पोएट्री। आप यहां से देखिए द फोर एज्स ऑफ पोएट्री, यहां पर आप समझ सकते हैं द फोर एज्स ऑफ पोएट्री। और इसी के रिस्पांस में पीबी शैले ने एक वर्क लिखा जिसका नाम है ए डिफेंस ऑफ पोएट्री। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि for which work of response पीबी शैले composed a defense of poetry। तो आप याद रखेंगे थॉमस लव पीकॉक का वर्क है द फोर एज्स ऑफ पोएट्री में। और कहता है अकॉर्डिंग टू दी पीबी शैले पोएट्री क्या होता है। तो पोएट्री को इन्होंने डिफाइन किया है। हमने जहां पर देखा था वर्ड्सवर्थ को जब हम लोग
पढ़ रहे थे फर्स्ट जनरेशन में, तो वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग एंड इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। शांत चित्त मुद्रा में जो हमारे अंदर पावरफुल फीलिंग्स और इमोशन आती है, सच मायने में दोस्तों यही पोएट्री होती है। इनका कहना क्या है कि पोएट्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इमेजिनेशन ऑफ द पोएट, यानी पोएट लोग जो इमेजिन करते हैं, जो कल्पना करते हैं, और उसी कल्पना का एक्सप्रेशन जो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पोएट्री अकॉर्डिंग टू पीबी सैले। आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं दोस्तों। आगे कहता है कि ये जो poets using their imagination imagine और express, यानी इनका मानना था कि जो पोएट्री होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि पोएट्स लोग जो अपनी इमेजिनेशंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके जो वे लोग इमेजिन करते हैं और जो लोग एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज रियली द फॉर्म ऑफ पोएट्री। यही पोएट्री है, कुछ और नहीं है। कुल मिलाकर ये चीजें आपको सिमिलर टाइप पर दिखाई देगा, ये पॉइंट और ये वाला। पोएट्स यूजिंग द इमेजिनेशन, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए जो इमेजिन करते हैं और इमेजिनेशन के बाद जो एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज द पोएट्री। नेक्स्ट पॉइंट, पीवी सैले की एक फेमस वर्ड है दोस्तों, और वो फेमस वर्ड को हमने डिस्कस किया था जब हम लोग ओड पढ़ रहे थे, और उसका नाम है ओड टू द वेस्ट वाइंड। 1819 में ये बुक को पब्लिश किया गया है और ये इनकी इंपॉर्टेंट रहेगी, ओड टू दी वेस्ट वाइंड। इनकी एक और फेमस वर्क है, वो है प्रोमीथियस अनबाउंड। प्रोमीथियस जो अनबाउंड है, ये जो वालों 1820 में इसको क्या किया गया था, रिटन किया गया था, लिखा गया था। 1820 याद रखेंगे, प्रोमीथियस अनबाउंड, और वेस्ट टू द वेस्ट वाइंड 1819 कैसे याद रखेगा, हम लोग जब वो किड्स को पढ़ेंगे तो किड्स ने 1819 में इनकी एक 6 वॉल्यूम की ओड्स पब्लिश हुई थी, जिसका लास्ट ओड था ओड टू ऑटम। डिस्कस मैंने भी किया है और आगे भी डिस्कस करेंगे। देखा है दोस्तों ओड टू द वेस्ट वाइंड को, तो जो ओड टू द वेस्ट वाइंड है, एक टेरजा निमा में लिखी गई वर्स का मतलब पोएट्री आप समझे। टेरजा निमा मैंने दोस्तों बताया था 3 लाइन्स की पोएट्री होती है, और 3 लाइन्स की पोएट्री को मैंने आपको क्या कहा था, टेरसेट। देखिए मैंने लिखा, तो टेरजा निमा में लिखी गई, अब मैंने बताया था जब हमने पढ़ रहे थे फॉर्म्स ऑफ स्टांजा, तो मैंने वहां पर जब हम लोग टेरजा निमा को डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पर हमने डिस्कस किया था ओड टू द वेस्ट वाइंड। 3 लाइन्स की ये पोएट्री होती है, 3 लाइन्स का ग्रुप में जो स्टांजा मेंशन किए जाते हैं, जिसको हम लोग टेरसेट कहते हैं। तो टेरसेट में जिसको हम कह सकते हैं कि टेरजा निमा स्टांजा में वेस्ट वाइंड को कंपोज किया गया है। और पोएम को देखा जाए तो जो पर्सनिफाइड किया गया है, तो कहता है एज ए प्रिजर्वर और एज ए डिस्ट्रॉयर। पोएम को इस तरह से पर्सनिफाइड किया गया है दोस्तों, जिसमें बताया जाता है कि जो खुद क्या है, वो खुद ही प्रिजर्वर है, मतलब खुद ही बचाने वाला है, और खुद ही डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर का मतलब जो डिस्ट्रॉय कर दे, नष्ट कर दे, बर्बाद कर दे, ठीक है। तो खुद ही लॉ मेकर एज ए लॉ ब्रेकर। तो पोएम को पर्सनिफाइड किया गया है वेस्ट वाइंड को प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर के रूप में। अब इस पोएम में है क्या, तो द पोएट डिस्क्राइब्स द इफेक्ट्स ऑफ द वेस्ट वाइंड। इस पोएम में राइटर ने क्या दिखाया है, स्पीकर ने, वेस्ट वाइंड का क्या इफेक्ट से क्या प्रभाव पड़ा। कहां जी दोस्तों, लैंड पर, एयर पर और वाटर पर। तो एयर, वाटर और लैंड पर वेस्ट वाइंड का क्या प्रभाव पड़ा है, इसी में को स्पीकर इसमें दिखाया गया है। और एक नोट करते हैं कि जो पीवी सैले जब अपनी एसे को मेंशन किया करते थे तो इन्होंने ये इस बात को डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की, इस बात को क्लियर करने की कोशिश की है, डिफरेंस पैदा करने की कोशिश की है बिटवीन द रीजन एंड इमेजिनेशन। कल्पना और तर्क में क्या डिफरेंस है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। जब इमेजिनेशन की बात करेंगे दोस्तों, तो 1870 में हम लोगों ने क्या देखा था कि एसटी कोलरिज की बायोग्राफिया लिटरेरियट पब्लिश हुई थी। उसमें भी उन्होंने फैंसी और इमेजिनेशन के बीच डिफरेंशिएट पैदा किया था, जहां पर उनका मानना था कि जो इमेजिनेशन होता है वो दो होता है, प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने पीवी सैले लेट रोमांटिक एज के पोएट को डिस्कस किया। एज यूजुअल मैं आपसे उम्मीद करता हूं
और कि ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित हुई होगी। और यदि आप इससे रिलेटेड कुछ और भी सवाल जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।